हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं अपनी सीरीज को कंटिन्यू। हमारी सीरीज का नाम है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और हमारे चैप्टर का नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने चैप्टर 1 हमारी सीरीज का देख लिया होगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा जो है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट है। तो इस टॉपिक को भी समझेंगे ऑप्शंस के साथ साथ। नाउ फर्स्ट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन लंदन। तो ये क्या है, एसबीआई क्या है, एक इंडिया की कंपनी है। ठीक है, एसबीआई इंडियन कंपनी है, उसका ऑफिस कहाँ पे लोकेटेड है, लंदन में। तो कोई भी इंडियन कंपनी जिसका ऑफिस किसी बाहर कंट्री में लोकेटेड है वो उस ही कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, ना कि इंडिया की। तो एसबीआई अगर लंदन में लोकेटेड है तो ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाएगी, ये लंदन की हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं गूगल ऑफिस इन इंडिया। तो जैसे हमने ए ऑप्शन देखा, अगर इंडिया की कंपनी का ऑफिस बाहर किसी कंट्री में लोकेटेड है तो वो उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। सिमिलरली अगर किसी फॉरेन कंपनी का ऑफिस हमारी कंट्री में लोकेटेड है तो वो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। तो अगर गूगल का ऑफिस इंडिया में है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। क्वेश्चन हमसे यही पूछा था कि कौन सा इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, तो आंसर हो जाएगा बी। सी ऑप्शन देखते हैं, ऑफिस ऑफ टाटा मोटर्स इन इंडिया। इंडियन कंपनी का ऑफिस किसी फॉरेन कंट्री में तो उस फॉरेन कंट्री की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। तो ये तो ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रशियन एम्बेसी इन इंडिया। अगर रशिया की एम्बेसी इंडिया में है तो वो किसका पार्ट होगा। तो आप इसको अगर सेकंड से रिलेट करोगे बी ऑप्शन से तो गलत हो जाएगा। सेकंड में मैंने कहा था कंपनी की बात करी थी, मैंने किसी एम्बेसी की बात नहीं करी थी, मैंने किसी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं करी थी, और ना ही मैंने किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करी थी। ठीक है, तो ये जो दो तीन है हमारे पास, ये क्या है, एक्सेप्शंस हैं। जैसे हमारे पास ऑप्शन डी में बोला हुआ है रशियन एम्बेसी इन इंडिया। अगर किसी भी कंट्री की एम्बेसी किसी दूसरी कंट्री में सिचुएटेड है तो वो उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी होती है जहां से वो बिलोंग करती है। ठीक है, अगर इंडिया की एम्बेसी अफगानिस्तान में है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। सिमिलरली रशिया की एम्बेसी जो इंडिया में है वो रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। और जैसे ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, जैसे यूएसए की मिलिट्री जो है अफगानिस्तान में एस्टेब्लिश्ड है तो वो इंडिया की वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, यूएसए की होगा, ना कि अफगानिस्तान की। और जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास हो गए, लाइक यूएन हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एटसेट्रा, ये सारे किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आते, ये इंटरनेशनल डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होते हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। Which one of the following is an intermediate product? तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की दो क्वालिटीज होती है मेन। पहला ये क्या होता है, आइदर वी आर परचेजिंग इट फॉर द पर्पस ऑफ फ्री सेल। ठीक है, अगर कोई भी प्रोडक्ट रीसेल के पर्पस से परचेज करा जा रहा है तो वो हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा। और दूसरा आइदर वी विल बी डूइंग वैल्यू एडिशन इन इट। ठीक है, हम या तो उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे या उससे हम किसी और चीज में वैल्यू एडिशन करवाएंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शंस। परचेज ऑफ पल्सेस बाय कंज्यूमर्स। अगर एक कंज्यूमर जो है पल्सेस यानी कि दाल परचेज कर रहा है तो वो उसको कंज्यूम करेगा या बेचेगा, ऑब्वियसली उसको कंज्यूम करेगा, तो ये तो फाइनल गुड हो जाएगा। मशीन परचेज बाय अ फर्म। अगर एक फर्म मशीन परचेज कर रही है और अगर उससे वो कुछ प्रोडक्शन वगैरह करेगी तो उसके लिए वो क्या है, फाइनल गुड है, वो अपने पास रख रही है, मशीन बेच नहीं रही है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, फाइनल गुड हो जाएगा। व्हीट यूज्ड बाय अ फ्लोर मिल। एक आटा चक्की वाली क्या है, शॉप है, उसने व्हीट को यूज करा है तो ऑब्वियसली वो व्हीट को फ्लोर में कन्वर्ट करेगी, तो ये क्या हो जाएगा उसके लिए, ये हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि उसने व्हीट को किस में कन्वर्ट करा, आटे में कन्वर्ट कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो जाएगा। नाउ व्हीट यूज बाय हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड तो डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं तो ये तो फाइनल गुड हो गया। ठीक है, तो जो ए बी डी और ये ए बी और डी ये तीनों ऑप्शन क्या है हमारे, फाइनल गुड है। ठीक है, ए बी एंड डी आर फाइनल गुड्स बाय सी इज इंटरमीडिएट गुड। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फाइनल गुड। तो इंटरमीडिएट और फाइनल तो समझ में आ गया ना। इंटरमीडिएट जो या तो हम रीसेल करेंगे या हम उससे वैल्यू एडिशन करेंगे, और फाइनल गुड होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूम करे जाते हैं, उसको ना तो हम रीसेल करेंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। चौक, डस्टर एटसेट्रा परचेज बाय अ स्कूल। चौक और डस्टर्स ये मदद करते हैं आपको बच्चों को पढ़ाने में। ठीक है, और ये विद इन 1 ईयर आपका एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस में ये खत्म हो जाते हैं,
तो इसलिए क्या होते हैं, ये होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना इसमें कि सर ये तो स्कूल ने यूज कर लिया, आगे ना तो बेचा ना वैल्यू एडिशन करा, तो भी हमारे ये इंटरमीडिएट गुड्स में आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। चौक और डस्टर जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस यानी कि सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करे जाते हैं, तो ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट गुड में ही आता है। अगर एक स्कूल ने एसी परचेज करा होता, ठीक है, अगर बोर्ड्स परचेज करे होते, ठीक है, जिसपे वो पढ़ाएंगे, तो वो क्या होता, उसके लिए फाइनल गुड हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज्ड बाय फार्मर्स। फार्मर्स अगर फर्टिलाइजर्स को यूज करें तो ऑब्वियसली उससे खेती बाड़ी करेंगे, ठीक है, प्रोडक्शन होगा उससे, तो ये भी हमारा क्या है, फाइनल गुड नहीं है। वीट यूज्ड बाय द फ्लोर मिल, तो ये तो हमने पीछे देखा, ये क्या था हमारा, ये था हमारा इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। फ्लोर मिल अगर यूज कर रहा है वो वीट को, तो उसे आगे वीट ही बनाएगा, वो फ्लोर ही बनाएगा, सॉरी। तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये तीनों ही हमारे क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स हैं, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट देखते हैं, Which one of the following constitute the reason for difference between market price and factor cost? अच्छा, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, पहले तो मतलब समझते हैं मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट होता है जिस कॉस्ट पर सामान बन रहा है, समझ में आया, जो कॉस्ट आपको सामान बनाने में लग रही है वो क्या है, आपकी फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस क्या है, जिस कॉस्ट पर सामान बिक रहा है, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट जिस पे सामान बन रहा है, मार्केट प्राइस जिस पे सामान बिक रहा है। तो ऑब्वियसली हमें पता होता है कि जो मार्केट प्राइस है वो ज्यादा होता है किससे, फैक्टर कॉस्ट से, है ना। मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से ज्यादा होता है क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर जो है कम में तो नहीं बेचेगा फैक्टर कॉस्ट से। इसके कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, उसके हम बाद में बात करेंगे। तो बेसिकली मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है, पहले तो ये बताओ मार्केट प्राइस ज्यादा होगा या फैक्टर कॉस्ट ज्यादा होगा। नॉर्मल सिचुएशन लेके चलते हैं तो हमारा मार्केट प्राइस ही हमेशा फैक्टर कॉस्ट से ज्यादा होगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। ये इक्वल नहीं है, ये बस हाईलाइट कर रहा हूं मैं इसको। तो अगर मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। एनआईटी क्या होता है आपका, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है आपका, आईटी माइनस सब्सिडी, ठीक है। अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर मैंने कॉस्ट में टैक्सेस प्लस कर दिए तो उससे क्या आ जाएगा, मेरा मार्केट प्राइस आ जाएगा। अब इन्होंने डिफरेंस पूछा था मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का, तो डिफरेंस क्या है, आईटी और सब्सिडी दोनों आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी है, सब्सिडी भी है, देयरफॉर द आंसर इज सी। नेक्स्ट देखते हैं, इफ फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन द मार्केट प्राइस। अच्छा, फैक्टर कॉस्ट जो है ग्रेटर हो गया हमारा मार्केट प्राइस से, तो ये हमारा एक्सेप्शन वाला सिचुएशन हो गया जिसकी मैं बात कर रहा था। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे जो है सब्सिडीज ज्यादा है टैक्सेस से, ठीक है। जैसे मैंने भी बताया आपको, एमपी इक्वल्स टू एफसी माइनस एफसी प्लस एनआईटी, ठीक है। माइनस तो नहीं लिख दिया पीछे गलती से, नहीं प्लस ही था, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, एनआईटी क्या होता है, आईटी माइनस सब्सिडीज। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि जो मार्केट प्राइस है वो कम है, फैक्टर कॉस्ट जो है वो ज्यादा है। वो एक ही सिचुएशन में हो सकते हैं जब हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स कम होंगे या सब्सिडीज ज्यादा होगी, ठीक है, समझ में आया। बेसिकली अगर एनआईटी हमारा माइनस में आ जाता है तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा फैक्टर कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, समझ में आया। अब इसको ऐसे समझो, अगर नहीं भी समझ में आया, कोई चीज फैक्टर कॉस्ट यानी कि 10 रुपए की बनी है तो बिकनी कितने की चाहिए थी, 10 रुपए से ज्यादा। एग्जांपल ले लेते हैं, वो 12 रुपए की बिकनी चाहिए थी, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फैक्टर कॉस्ट ज्यादा है, यानी कि 10 रुपए की चीज बनी और वो 9 रुपए की बिक रही है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा जब ही पॉसिबल है जब टैक्सेस नहीं लग रहे हैं या फिर सब्सिडी ज्यादा दी जा रही है। समझ में आ गया आपको, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सब्सिडी प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो प्रोड्यूसर ने क्या करा, उसको 10 रुपए की जगह 9 रुपए में बेच दिया, क्योंकि जो भी है उसको कोई लॉस नहीं होगा, सारे का सारा जो है सब्सिडी के थ्रू उसको कंपनसेट कर दिया जाएगा। तो अगर ऐसा है तो सिचुएशन क्या है, आपका सब्सिडीज ज्यादा है, तो सब्सिडीज सी केस में ज्यादा है हमारे पास, आईटी इज लेस देन सब्सिडीज, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर डैश और फॉर डैश। तो फाइनल गुड्स किस लिए यूज करे जाते हैं, फाइनल गुड्स के दो पर्पस होते हैं, एक होता है कंजप्शन और एक होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यही दो पर्पस है जिसके लिए जो है आपका फाइनल गुड्स यूज होंगे। तो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट हमारा ए ऑप्शन ही है। रीसेल के लिए करेंगे तो वो इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा, रीसेल फर्दर प्रोडक्शन, तो ये सब क्या है, इंटरमीडिएट गुड के फीचर्स हैं, तो हमारा आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, जो भी देखो नेट आ गया ना, इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंस की बात करी है। तो पहले तो देखते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है। तो नाम से समझ में आ रहा है आपको कि जो भी
पैसा हमने बाहर की कंट्री से अर्न करा है। बेसिकली जो भी रेजिडेंट्स जो हैं आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं और इंडिया में उन्होंने अगर पैसा भेजा है तो वो क्या है हमारा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है, अब्रॉड से हमारे पास पैसा आया है, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी कि हमारी कंट्री में भी कुछ फॉरेनर्स रह रहे होंगे जो कि फॉरेन के नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे और वो यहाँ से पैसा कमा के अपनी कंट्री में भेज रहे होंगे, तो वो क्या हो जाता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही होता है हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया ये। अब देखते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नहीं एक्सपोर्ट सेल परचेज की कोई बात नहीं है इसमें, विजिबल एक्सपोर्ट नहीं, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू पेड अब्रॉड, ये बिल्कुल सही है हमारा कि जो हमें बाहर से पैसा मिला है माइनस जो पैसा हमारे यहाँ से बाहर गया है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, ये तो सिर्फ रिसीव है ना, माइनस भी तो करना पड़ता है हमें फीटा, है ना, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा, देयरफॉर द आंसर इज सी। नेक्स्ट देखते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है, अकाउंट्स में बहुत पढ़ा हुआ है हमने, इट इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लांट इन अ फायर एक्सीडेंट, ये तो हमारा क्या है एबनॉर्मल लॉस है, अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है आपने, ये क्या है हमारा एबनॉर्मल लॉस है और एबनॉर्मल लॉस डेप्रिसिएशन नहीं होता। लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर, बिल्कुल सही है, अगर हमने किसी फिक्स्ड एसेट को रेगुलरली यूज कर रहे हैं उससे उसकी वैल्यू कम हो रही है तो वो क्या होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बेसिकली नॉर्मल लॉस होता है हमारा। लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट इन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्या है हमारा एबनॉर्मल लॉस है तो ये भी नहीं होगा। क्लोजर ऑफ द प्लांट ड्यू टू लॉकआउट, कंपनी बंद हो गई इसलिए प्लांट हमने क्लोज कर दिया तो इसलिए ये नहीं होगा। नॉर्मल लॉस की बात करते हैं हम, ये सारी एबनॉर्मल चीजें थी, आंसर इज बी। इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नॉन एज, अगर कैपिटल बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं, इजी था ये तो। प्रॉफिट नहीं होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, लॉस नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर इनकम, तो हमारे पास दो टाइप की इनकम होती है, एक होती है ट्रांसफर इनकम और एक होती है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है, जो फैक्टर सर्विसेज के बदले में मिलती है। ठीक है, जो भी पैसा फैक्टर सर्विसेज के बदले में मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे फैक्टर इनकम। फैक्टर सर्विसेज हमारे पास क्या होती हैं, लैंड, लेक्चर 1 में ये मैंने आपको बताया हुआ है सबसे सब बहुत अच्छे से। लैंड हो गया हमारे पास, लेबर हो गया, वेजेस हो गया और एंटरप्रेन्योर हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारी फैक्टर सर्विसेज है, इसके बदले में जो भी पैसा मिलता है वो फैक्टर इनकम होता है। लैंड के बदले में क्या मिलता है आपको, रेंट मिलता है, लेबर के बदले में आप वेजेस, ये मैंने कुछ गलत लिख दिया यहाँ पे, लैंड, लेबर और यहाँ पर आता है हमारे पास कैपिटल। ठीक है, कैपिटल के बदले में क्या मिलता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है प्रॉफिट। ठीक है, आई होप आपको ये जो है दिख रहा होगा पीछे का। तो ये क्या है हमारी फैक्टर सर्विस, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये क्या है फैक्टर सर्विस, और रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये क्या है हमारी फैक्टर इनकम। अब आगे देखते हैं ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम वो होती है जो हम बिना किसी काम के प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमारे पास गिफ्ट हो गया, ठीक है, ग्रांट हो गया, चैरिटी हो गया, डोनेशन हो गया, ये सब क्या है हमारे ट्रांसफर इनकम है। दीज आर ऑल आर द एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर इनकम, क्योंकि इसके बदले में कोई भी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करे जाते हैं और ट्रांसफर इनकम हमारा नेशनल इनकम या जीडीपी में भी इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, चलो ऑप्शंस देखते हैं। बोनस, बोनस आप काम करते हो, आप अच्छा काम करते हो उसके बदले में मिलता है, तो ये हमारा क्या फैक्टर इनकम का पार्ट है। क्वेश्चन हमसे ट्रांसफर पूछा है तो ये नहीं होगा। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, आप कोई काम नहीं कर रहे, सरकार आपको फिर भी पैसे दे रही है। मजदूरी भत्ता जिसको हम बोलते हैं, आपको मंथली 1000 रुपये 2000 रुपये जितना भी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है उतना देती है आपके बिना काम करे हुए, तो वो क्या है हमारा ट्रांसफर इनकम का पार्ट हो जाएगा। कंपनसेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर, ठीक है, ये क्या है एम्प्लॉयर अगर कंपनसेशन दे रहा है, जैसे आप जॉब कर रहे हो और जो आपके घर का रेंट जो है वो कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, ये सब आपके सर्विसेज के बदले में दिया जा रहा है आपको, तो ये क्या है हमारा फैक्टर इनकम का पार्ट है। ऑल ऑफ द अबव नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर इनकम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, डिफाइन तो हमें पता है, रीसेल और वैल्यू एडिशन। कार परचेज बाय अ डीलर ऑफ सेकंड हैंड कार्स, एक डीलर है, ठीक है, वो उसने सेकंड हैंड कार परचेज करी है, वो उसको क्या करेगा, वो किस लिए परचेज करी है, रीसेल के लिए तो करी है। ठीक है, डीलर है तो वो रीसेल ही करेगा, तो ये हमारा क्या हो गया इंटरमीडिएट गुड हो गया।
स्टील एंड सीमेंट यूज टू कंस्ट्रक्ट अ फ्लाईओवर। तो स्टील एंड सीमेंट क्या काम कर रहा है, एज रॉ मटेरियल काम कर रहा है, इससे वैल्यू एडिशन कर रहे हो, आप नया फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो इंटरमीडिएट गुड हो गया। फर्टिलाइजर्स परचेज बाय अ फार्मर, ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है फर्टिलाइजर्स। सारे ही हमारे ऑप्शन सही हैं, देयरफॉर द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। Sugar purchased by a sweet shop in an dash good while it is a dash good when it is purchased by a consumer। शुगर अगर परचेज कर रहा है स्वीट शॉप, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि वो शुगर से क्या करेगा, मिठाइयाँ बनाएगा। वैसे अगर थोड़ी सी ग्रामर आती है तो आपको समझ में आ जाएगा एन क्यों यूज करा जा रहा है, ठीक है, ये आई है इसलिए यूज करा जा रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड ही आएगा। लेकिन खैर हमें इंग्लिश नहीं पढ़नी है, ग्रामर पे ध्यान देना, इकोनॉमिक्स पे ध्यान देना। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाइल इट इज अ डैश गुड व्हेन इट इज परचेज बाय अ कंज्यूमर। अगर आप कंज्यूमर हो और अगर आप चीनी परचेज कर रहे हो तो आप उसको डायरेक्टली कंज्यूम करोगे, ठीक है, आप उसका कुछ बनाओगे नहीं, उसको आप डायरेक्टली कंज्यूम कर लोगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल गुड हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरमीडिएट एंड फाइनल, ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। Dash good remains within the production boundary and are not ready for use by their final users। मतलब ये नॉट रेडी फॉर यूज है, तो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही रहते हैं, तो ऑब्वियसली इंटरमीडिएट गुड है, इसमें तो कुछ है ही नहीं हमारे पास डिस्कस करने को। आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। देखो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब क्या है कि ये जो है नॉर्मल वियर एंड टियर से चीज खराब नहीं हुई है, ठीक है, चीज पुरानी नहीं पड़ी है, नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से ये जो है अनएक्सपेक्टेडली हुआ है। जो डेप्रिसिएशन होता है वो क्या होता है, हमारा एक्सपेक्टेड लॉस है, हमें पता है हमारे पास अगर मशीन को यूज करें तो एक साल में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे नेचुरल कैलेमिटी, चेंज इन डिमांड, चेंज इन टेक्नोलॉजी, इसमें से कौन सा अनएक्सपेक्टेड है। नेचुरल कैलेमिटी क्या है, अनएक्सपेक्टेड है, हमें पता है कि डिमांड में चेंज आ सकता है, ठीक है, तो ये हमारा अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा। चेंज इन टेक्नोलॉजी भी हो सकता है, ठीक है, तो ये भी हमारा अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा, देयरफॉर द आंसर इज ए। नेचुरल कैलेमिटी आपको बता के आती है नहीं ना, तो ये हमारा अनएक्सपेक्टेड हो गया। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स कैपिटल एसेट। फिक्स कैपिटल एसेट पे डेप्रिसिएशन लग रहा है तो उसको हम क्या होता है, मतलब रीजन क्या होता है। नॉर्मल वियर एंड टियर बिल्कुल ठीक है, ये फोर्सिन ऑब्सोलेंस मतलब हमने देखा हुआ है, हमें पता है कि आने वाले टाइम में उसकी वैल्यू जो है कम हो जाएगी, वो एसेट जो है हमारा खराब हो जाएगा, थोड़ा सा पुराना हो जाएगा, तो ये हमारा सही है। नॉर्मल वियर एंड टियर एंड फोर्सिन ऑब्सोलेंस, तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे इसमें, तो सी ठीक है। अनफोर्सिन तो नहीं होगा, अनफोर्सिन हो जाएगा तो अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, और अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा तो एबनॉर्मल हो जाएगा, और एबनॉर्मल डेप्रिसिएशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ए और बी हमारे दोनों ही सही थे, और वो जो है सी पॉइंट में लिखे हुए हैं, देयरफॉर द आंसर इज सी। Unforeseen obsolescence of fixed capital asset during production is unforeseen, unexpected। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं है, वो इनकम लॉस भी नहीं है, वो हमारा क्या है, कैपिटल लॉस है, ठीक है। अनफोर्सीन क्या हो जाएगा, हमारा कैपिटल लॉस हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर परचेज बाय अ कन्फेक्शनरी शॉप इज एन एग्जांपल ऑफ। कन्फेक्शनरी शॉप क्या कर रहा है, एक रेफ्रिजरेटर को परचेज कर रहा है, तो उसके लिए क्या है, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, कैपिटल गुड, बोथ ए एंड सी। इंटरमीडिएट गुड नहीं है, ना तो उसको रीसेल करेगा वो, ना तो उसको क्या करेगा, वो वैल्यू एडिशन करेगा, दोनों ही चीजें नहीं होंगी। फाइनल गुड और कैपिटल गुड होगा। कैपिटल गुड बेसिकली हमारे एसेट्स होते हैं, तो एक रेफ्रिजरेटर अगर एक कन्फेक्शनरी शॉप ने परचेज कर रखा है तो उसके लिए क्या है, कैपिटल गुड यानी कि एसेट है, और फाइनल गुड भी है, देयरफॉर द आंसर इज बोथ ए एंड सी, डी हो जाएगा हमारा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड। देखो हमारे पास बहुत टाइप के गुड्स होते हैं, ड्यूरेबल, ठीक है, फिर आता है हमारे पास सेमी ड्यूरेबल, फिर आता है हमारे पास नॉन ड्यूरेबल। जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म चलते हैं, जैसे टीवी हो गया, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज हो गया हमारे पास, ये क्या है, हमारे ड्यूरेबल गुड जो बहुत लंबे टाइम तक चलेंगे। सेमी ड्यूरेबल में हमारे पास क्लोथ्स हो गए, ठीक है, शूज हो गए जिसको आप 1 साल 2 साल तक यूज कर पाओगे। नॉन ड्यूरेबल कौन से होते हैं, जो आपने एक बार कंज्यूम करे और खत्म हो गया, जैसे हमारे पास मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, बटर हो गया, एटसेट्रा, ये क्या है, हमारे नॉन ड्यूरेबल। क्वेश्चन ने हमसे नॉन ड्यूरेबल पूछा है, मिल्क और ब्रेड दोनों ही क्या है, हमारे नॉन ड्यूरेबल है। क्लोथ्स क्या है, हमारे सेमी ड्यूरेबल है, तो ये नहीं आएगा, तो आंसर इज सी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया। एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इज टर्म्ड एज। कैपिटल स्टॉक में आप एडिशन कर रहे हो तो वो हमारा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल लॉस नहीं होगा, डेप्रिसिएशन नहीं होगा, ऑल ऑफ दिस नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, आंसर हो गया हमारे पास ए।
जापानीज एम्बेसी इन इंडिया, जापान की एम्बेसी इंडिया में है, ठीक है, ये एम्बेसी है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है जापान की, तो ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, ये जापान की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। जापान की कोई कंपनी, जैसे हम लेते हैं एग्जांपल सुजुकी, सुजुकी का ऑफिस अगर इंडिया में है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है, लेकिन अगर जापान की एम्बेसी इंडिया में है तो वो जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, जापान, बी। इंटरनेशनल एरिया में तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आती है, मैंने पीछे एग्जांपल लिया, यूएन हो गया, डब्ल्यूएच हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एटसेट्रा। आंसर इज बी। फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, तो वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगी, फॉरेन कंट्रीज की ही होंगी। इंडिया आर अ पार्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक टेरिटरी, ज्योग्राफिकल टेरिटरी। देखो फॉरेन एम्बेसीज जो इंडिया में है वो इंडिया की ज्योग्राफिकल टेरिटरी का तो पार्ट है, बेसिकली इंडिया में तो आती है वो, लेकिन इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ओनली बी। फॉरेन एम्बेसीज जो है इंडिया की ज्योग्राफिकल टेरिटरी का पार्ट तो है। फाइनल गुड्स आर यूज्ड बाय, फाइनल गुड्स कौन यूज करता है, कंज्यूमर्स यूज करते हैं या प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं। अगर प्रोड्यूसर ने मशीन परचेज करी है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, फाइनल गुड हो जाएगा, और कंज्यूमर ने कुछ भी परचेज करा है वो उसको कंज्यूम ही करेगा तो वो उसके लिए फाइनल गुड ही होगा। तो दोनों ही जो है हमारे फाइनल गुड्स को परचेज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कंज्यूमर भी और प्रोड्यूसर भी। मार्केट प्राइस विल बी इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस जो है वो फैक्टर कॉस्ट के बराबर है। इसका मतलब जो हमारा एनआईटी होता है वो क्या है यहाँ पे, जीरो, ठीक है। मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी होता है, हम पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं। तो अगर दोनों को इक्वल रखना है इसका मतलब एनआईटी जो है वो जीरो होना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर जीरो, ठीक है, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल्स टू सब्सिडीज, ये भी बिल्कुल सही है। अगर आईटी इक्वल्स टू सब्सिडीज है तो इसका मतलब हमारे इनडायरेक्ट नेट एनआईटी कितना हो गया, जीरो, ठीक है, ये ऑप्शन भी सही है। नो इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नो सब्सिडीज, अच्छा ये वाला हम थोड़ा हटा सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर जीरो। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस जीरो हैं, ठीक है, और अगर सब्सिडीज दे रखी हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका मतलब हमारा जो मार्केट प्राइस है वो कम हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट से, ठीक है। तो ये हमारा नहीं है, ए ऑप्शन नहीं है हमारे पास, आंसर इज बी एंड सी। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट इक्वल कब होंगे, जब इनडायरेक्ट टैक्सेस और इक्वल हो जाएंगे सब्सिडीज के, तो ये जीरो हो गया, तो मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट हो गया। और नो इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नो सब्सिडीज, तो आईटी और सब्सिडीज दोनों ही जीरो हैं तो भी हमारा इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर टैक्सेस जीरो हैं और सब्सिडीज कुछ ना कुछ हैं तो हमारा जो है दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। देयरफॉर द आंसर इज डी, बोथ ए एंड सी, सॉरी बोथ बी एंड सी। डोमेस्टिक इनकम इज ग्रेटर देन नेशनल इनकम, तो पहले तो समझते हैं कि इनको हम बोलते क्या हैं। डोमेस्टिक इनकम होता है हमारा एनडीपी एट एफसी, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, हमारा क्या हो गया, डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम होता है एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी, ये क्या हो गया हमारा नेशनल इनकम। अब देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है डोमेस्टिक इनकम इज ग्रेटर देन नेशनल इनकम, तो देखो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम से ज्यादा है, तो इसका आंसर होगा मे और मे नॉट। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें हमारे पास डी है, इसमें हमारे पास एन है। डी का मतलब क्या है, डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, और एन का मतलब क्या है हमारे पास, नेशनल इनकम, ठीक है। अब डोमेस्टिक इनकम ज्यादा हो रही है नेशनल इनकम से, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है हमारे पास जो एन फीफा है वो हमारा नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, एन फीफा हमारा किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब हमारी कंट्री के लोग जो हैं बाहर से कम कमा के ला रहे हैं, जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो कम है, लेकिन जो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है वो क्या है, ज्यादा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो हमारा एन फीफा है वो माइनस में हो जाएगा, तो इससे हमारी डोमेस्टिक इनकम ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो मे और मे नॉट हो सकता है, ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं है, और नेवर ऐसा भी नहीं है। तो ए, सी और डी जो है वो गलत हो गया, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इज, शुगर के प्रोडक्शन में शुगर केन क्या है, अ फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, कैपिटल गुड, नॉन ऑफ दिस। फाइनल गुड नहीं है, नॉन ऑफ दिस, कैपिटल गुड भी नहीं है, क्या है, इंटरमीडिएट गुड है। ऑब्वियसली आप चीनी बना रहे हो तो जो गन्ना क्या है वो क्या है हमारे पास, बताओ, इंटरमीडिएट गुड है ना। नेक्स्ट देखते हैं, सब्सिडी इंप्लाइज, सब्सिडी का मतलब क्या है, सेलिंग द प्रोडक्ट अबव द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितने का सामान बना है उससे ज्यादा महंगे पे बेचना, तो सब्सिडी होता है, बिल्कुल नहीं होता, वो तो टैक्सेस होता है।
सेलिंग द प्रोडक्ट बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये बिल्कुल सही बात है। अभी हमने डिस्कस करा था 10 रुपए का सामान है, अगर 9 रुपए में बेच रहे हो तो इसका मतलब क्या है, जरूर आपको सब्सिडी मिली है सरकार की तरफ से, जब भी आप उसको जितनी कॉस्ट लग रही है उससे भी कम में बेच रहे हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। सेलिंग द प्रोडक्ट एट कॉस्ट लेस इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रोडक्ट एट कॉस्ट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉस्ट माइनस टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स या टैक्सेस, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, कॉस्ट में से टैक्स नहीं माइनस करते कभी, कॉस्ट प्लस टैक्स ये भी कोई बात नहीं है, सब्सिडी में टैक्स की बात ही नहीं यहाँ पे है ना। तो आंसर इज बी। नेशनल इनकम विल बी इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमारा नेशनल इनकम यानी कि एनएनपी एट एफसी इज इक्वल्स टू एनडीपी एट एफसी, ऐसा कब होगा, डोमेस्टिक से हमें कहाँ जाना है, नेशनल में जाना है, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि हम समझते हैं कि जो डोमेस्टिक है वो हमेशा कम होता है नेशनल से। तो अगर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब एन फीफा क्या है हमारा, 0 है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन 0 होना नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेस 0 होना, एनआईटी 0 होना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 0 होना, क्या है हमारा आंसर है, देयरफॉर द आंसर इज डी। चलिए आगे देखते हैं, फाइनल गुड्स आर यूज्ड बाय हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, ऑल ऑफ द अबव। फाइनल गुड्स तो कोई भी यूज कर सकता है ना, बेसिकली वो उसको रीसेल नहीं करेगा या उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं करेगा, तो सब क्या है हमारा फाइनल गुड ही है। तो हाउस होल्ड भी यूज करते हैं, फर्म भी यूज करती है, गवर्नमेंट भी यूज करती है फाइनल गुड, तो आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट करेक्टली एस्टैब्लिश द ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, फ्लो चार्ट तो नहीं, मैंने ऑप्शन में दे दिया ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर मैं ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देता हूं तो वो क्या आ जाता है, नेट, बिल्कुल सही है। ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन नेट नहीं होता, नेशनल माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक माइनस डेप्रिसिएशन, नहीं, ये तो कोई टर्म ही नहीं है हमारे पास। तो अगर मैं ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, नेट आ जाता है, देयरफॉर द आंसर इज ए, ठीक है। आगे देखते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ अ मोटर व्हीकल एट द टाइम ऑफ परचेज वाज 7.5 लाख, आफ्टर 2 years इट्स मार्केट वैल्यू इज एस्टिमेटेड एट 4.5 लाख। जब आपने खरीदी थी तो वो 7.5 लाख की थी, आज के टाइम पे उसकी वैल्यू 4.5 लाख हो गई है। द रीजन फॉर द वैल्यू फॉल इन द वैल्यू, जो वैल्यू गिरी है उसका रीजन पूछ रहे हैं। नॉर्मल वियर एंड टियर, बिल्कुल सही बात है। पैसेज ऑफ टाइम, ये बात भी सही है कि टाइम के साथ साथ जो है वैल्यू कम हो जाती है मोटर व्हीकल की। जैसे मान लो आप कोई भी एक बाइक लेके आए या कार लेकर आए आज 10 लाख रुपए की, आप उसको 3 साल बाद बेचो, चाहे आपने उसको एक भी दिन नहीं चलाया हो, फिर भी उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। तो पैसेज ऑफ टाइम के साथ भी वो वैल्यू कम होती है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, बिल्कुल सही बात है, पुरानी हो रही है चीज तो उसकी वैल्यू तो कम होगी ना, देयरफॉर द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन सही है। गुड्स परचेज फॉर द फॉलोइंग पर्पस आर फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, 2 पर्पस है ना हमारे, कंजप्शन था और इन्वेस्टमेंट था। अभी हम पीछे एक एमसीक्यू करके आ चुके हैं, तो फाइनल गुड्स हम 2 ही पर्पस के लिए यूज करते हैं, एक तो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बोथ ए एंड बी, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। आपको दिख रहा है ये पीछे थोड़ा सा, एक सेकंड मैं अपनी वीडियो ऑफ कर लेता हूं, अब आपको दिख रहा होगा ये। क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल रेजिडेंट। तो नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए 2 फीचर्स होते हैं। पहला, वो उस कंट्री में रिसाइड करे, रिसाइड्स फॉर मोर देन 1 ईयर, मतलब आप लगातार एक कंट्री में रह रहे हो, ठीक है। 1 साल से ज्यादा अगर कोई पर्सन एक कंट्री में रहता है तो हमारा क्या हो जाता है, नॉर्मल रेजिडेंट हो जाता है। प्लस इसके साथ एक और क्वालिटी होनी चाहिए उसकी कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री, मतलब जिस कंट्री में वो 1 साल से ज्यादा रह रहा है उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में होना चाहिए। तो अगर ये 2 फीचर हैं तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। एन इंडियन सिटीजन वर्किंग इन यूएसए एम्बेसी एट लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, मतलब यूएसए की एम्बेसी है, दिल्ली में लोकेटेड है, तो वो क्या इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एन इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन चाइना, एन इंडियन डिप्लोमेट विजिटिंग कनाडा फॉर अ समिट, एन इंडियन वर्किंग इन एन अमेरिकन कंपनी लोकेटेड इन न्यूयॉर्क फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। देखो एक इंडियन है, ठीक है, वो एक अमेरिका की कंपनी जो कि न्यूयॉर्क में स्टैब्लिश है, वहां पे 1 साल से ज्यादा के लिए रह रहा है, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हुआ। और क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा था कि इसमें से कौन सा इंडिया का डोमेस्टिक नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, तो डी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है। एक इंडियन सिटीजन यूएसए में इंडिया की न्यू दिल्ली में रह रहा है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट है वो। इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन चाइना, अगर इंडिया की एम्बेसी चाइना में है और वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, बेसिकली वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही रह रहा है, इसका मतलब वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है, ठीक है। एन इंडियन डिप्लोमेट विजिटिंग कनाडा, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, विजिट कर रहे हो, तो अगर विजिट कर रहे हो तो वैसे भी आप 1 साल के अंदर वापस आ ही जाओगे, ठीक है, एक समिट के लिए गए हुए हो, तो आप इंडिया के ही क्या रहोगे, नॉर्मल रेजिडेंट रहोगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हमारे पास डी हो गया। अच्छा, तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज हमने क्या करा, अपनी सीरीज चैप्टर वाइज एमसीक्यू का चैप्टर 2 करा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप जो है ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, अपने डाउट्स जो है कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उनको बता दूंगा, और हम आगे अभी कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज। होपफुली आपके एग्जाम से पहले मैक्रो खत्म कर देंगे, और अगर जल्दी हो गया तो हम इंडियन इको भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, टेक केयर एवरीवन।